ओके, सो न्यूट्रिलाइजेशन प्रोसेस में यही है कि जब भी दो दो सब्सटेंस आपस में, एसिड और बेस, जब आपस में रिएक्ट करेंगे, तो एसिड और बेस का जब आपस में रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन तभी होगा। एसिड और बेस आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनेगा, सभी जानते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। आप ये समझ लीजिए कि कंडीशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा। कंडीशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें, कंडीशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जो होगा वो क्या होना चाहिए, सिंपल है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो होंगे वो इक्वल होंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ठीक है, इस तरीके से रहता है ना, चीजें एमएल में चल रही होंगी। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर में और देखते हैं कैसे करोगे आप लोग सॉल्व। लिखिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक न्यूमेरिकल का। द वॉल्यूम ऑफ 1.5 मोलर, क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1.5 मोलर, वॉल्यूम ऑफ छूट गया यहाँ पे, ऑफ 1.5 मोलर S3PO4 solution required to neutralize exactly 90 ml of 0.5 molar बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बताइए इसमें क्या आंसर आएगा, जस्ट गिव, है ना, 2 मिनट कैलकुलेशन करो और देखो क्या आंसर निकाल के दे रहे हो मुझे। ओके, आ गया आंसर, कितना आया आंसर, 30 ml, 20 ml भी आ रहा है आंसर कुछ लोगों का, 30 ml आ रहा है आंसर, 3 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है, और 30, ज्यादातर लोगों का 30 या 20 आ रहा है ना। ठीक है, या तो 30 आएगा या फिर 20 आएगा, है ना, इस तरीके से आ रहा है आंसर। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। हाँ, जब भी ये कंडीशन है बेसिकली, इक्विवेलेंट में कौन पूछ रहा है ये, इक्विवेलेंट में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट मेथड है बेसिकली वो ये कहता है कि रिएक्शन हमेशा बराबर इक्विवेलेंट में होती है। इसीलिए हम लोगों ने क्या है कि दो सब्सटेंस जब कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे तो मोल में ये कहते हैं कि उनके मोल का जो रेशियो होता है, वो उनके मोल का रेशियो जो होगा वो उनके कोफिशिएंट के रेशियो में होता है। और इक्विवेलेंट में ये कहते हैं कि उनके इक्विवेलेंट का जो होगा वो आपस में क्या होंगे, वो बराबर होंगे, इसलिए आपस में बराबर कर दिए हैं इनको। ठीक है, आगे बात करेंगे, क्योंकि हमने किसको किसको रिएक्ट कराया है, हमने S3PO4 को किससे रिएक्ट कराया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड से कराया है। और एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज का मतलब है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है।
कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के समय इसका वैलेंसी फैक्टर तो वैसे 3 होते हैं, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, लेकिन इसका वैलेंसी फैक्टर 3 माना जाएगा बिकॉज हम इसे कंप्लीट न्यूट्रलाइज करा रहे हैं, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 3 आएगा। और इसका भी वैलेंसी फैक्टर कितना माना जाएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 माना जाएगा, क्योंकि इसको भी हम कंप्लीट न्यूट्रलाइज करा रहे हैं। ठीक है, अब मिली इक्विवेलेंट बनाने का तरीका क्या है वो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। क्या था मिली इक्विवेलेंट बनाने का तरीका, इसका जो वॉल्यूम है आप H3PO4 का वॉल्यूम आप कितना मान लोगे, VmL मान लोगे, तो वॉल्यूम इन ml इनटू मोलरिटी कितना हो जाएगा 1.5, दैट बिकम मिलीमोल्स। मिलीमोल्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3 से, ठीक है, तो दैट बिकम मिली इक्विवेलेंट, बराबर कर दोगे क्या हो जाएगा वॉल्यूम इन ml, है ना, ये सॉरी इसका दिया हुआ है वॉल्यूम इन ml कितना 90 दिया हुआ है, 90 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 0.5 से, ठीक है, तो इसके मिलीमोल बन गए इसकी मोलरिटी के बाद, उसके बाद इसके वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिली इक्विवेलेंट बन जाएगा। ये सब काफी अच्छे से क्लास में डिस्कस हुआ, ये 1 हो जाएगा और ये 900 हो जाएगा, 45 को डिवाइड करोगे बिल्कुल सही, वॉल्यूम इन ml जो आएगा वो 20 ml आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, वॉल्यूम इन ml जो होगा वो 20 ml आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। सो राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, और वो है 0.84 ग्राम 0.84 ग्राम of metal carbonate 0.84 gram of a metal carbonate एक क्वेश्चन आपके लिए और है न्यूट्रलाइजेशन में, 0.84 ग्राम of a metal carbonate react completely with 40 ml N/2 H2SO4 solution, find equivalent weight of metal carbonate, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट का हमें इक्विवेलेंट वेट जो है ना वो बताना है इसमें, कि मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा। ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए, पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर ही लिया था, कोई दिक्कत आई नहीं थी उसमें, है ना। सो इसका आंसर बताना भाई कितना आ रहा है। अब की बार मैंने इक्विवेलेंट वेट पूछा है ना, अब की बार मैंने इक्विवेलेंट वेट पूछा हुआ है। चैट ओपन है, आंसर आप बता सकते हो। यस इट इज 42 भूपेंद्र, बिल्कुल करेक्ट आया। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल कार्बोनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आएगा। यस सो अगेन दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे मेटल कार्बोनेट बताया नहीं, यहाँ पे मेटल नहीं बताया, मेटल कौन सा हो सकता है, मेटल एस ब्लॉक का भी हो सकता है, मेटल जो है ना एस ब्लॉक में जैसे सोडियम हो सकता है तो उसकी वैलेंसी 1 आती, Na2CO3 वगैरह हो सकता था, मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम और कैल्शियम होते तो उसकी वैलेंसी 2 आती, तो उसके हिसाब से चीजें बदल जाती है, एल्युमिनियम होता तो कुछ और हो जाता। तो यहाँ कुछ बताया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी यहाँ जरूरत भी नहीं है बताने का, ऐसा क्वेश्चन ऐसा डिजाइन है कि उसकी जरूरत ये नहीं है। ये क्वेश्चन पहले करा दिया है, ये क्वेश्चन पहले कहाँ कराया, ये तो मैंने बी फेज को कराया है, ए फेज को नहीं कराया है मैंने, है ना, ये मैंने बी फेज को कराया है ना। हाँ बी फेज वालों को करा दिया था, पीबी स्टार वालों को करा दिया, ए को नहीं कराया था इसीलिए करा रहा हूँ, है ना, हो सकता है आपने लेक्चर वीडियो लेक्चर में देख लिया हो उनके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट
मेटल कार्बोनेट इक्वल टू क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। ठीक है, अब की बार क्या दिया हुआ है, अब की बार मास दिया हुआ है। ठीक है, तो मास से पहले कहां जाओगे, मास से पहले डिवाइड करना किसमें, मोल में जा सकते थे डिवाइड करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इससे बेटर है कि आप मास में ई से डिवाइड कर दो, तो आप डायरेक्टली कहां पहुंच जाओगे, इक्विवेलेंट पे पहुंच जाओगे। और इस इक्विवेलेंट में क्या करना, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना तो मिली इक्विवेलेंट पे पहुंच जाओगे। ये पता होगा, मतलब सिंपल सा फंडा ये है कि आप W होगा आपके पास मास, उसमें E डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे, बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। चांस की बात है कि यहाँ पे नॉर्मेलिटी दी हुई है, तो नॉर्मेलिटी अगर पहले से ही दी हुई है तो आपको वैलेंसी फैक्टर पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ मोलरिटी दिया होता तो आप वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करते। फिलहाल 40 ml और 1/2 molar volume in ml into normality that already become the milli equivalent, आपको वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे W की जगह आपको कितना पुट करना है, 0.84 पुट करना है, इनटू डिवाइड बाई दिस 1000 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, और आपका 40 बाई ये आपको 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसको कैंसिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 20 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये दो खत्म होंगे पॉइंट्स। 2 को डिवाइड करेंगे, अपने आप ही आपको यहाँ पे का वैल्यू कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी, न्यूट्रलाइजेशन वगैरह के क्वेश्चन हैं, तो आपको इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये रहेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और कराते हैं आपको, कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछते हैं, है ना। तो इससे छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको बताने के लिए कि भाई ऐसा भी करते हैं क्वेश्चंस में। फिर बड़े क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको, जैसे पिछले क्लास में कराए हैं। पहले एक बार बेसिक बातें सारी हो जाएं क्लास में। जैसे क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ कहा गया आपसे कि 60 ml 0.1 molar of an acid is completely neutralized by 20 ml 0.1 molar NaOH solution, then find basicity of the acid। ये सब चीजें भी पूछी जाती हैं, बेसिसिटी ऑफ द एसिड। ठीक है, एसिड की जो बेसिसिटी है वो भी आपको बतानी होती है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आसान क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अटेम्प्ट कर लीजिए। हो गया होगा आंसर मेरे हिसाब से। कितना आया, चैट ओपन किए मैंने, बताना। तो सबका ही आ गया आंसर, है ना, सबका ही आंसर जो है ना वो आ गया एक तरह से, है ना। एक आसान क्वेश्चन था, है ना। ओके, नो इट इज नॉट 1, कुछ लोगों का 1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो गलत आ रहा है आंसर। कैसे गलत 4 आ रहा है ना। इट शुड बी 3, है ना, इट शुड बी 3, है ना, 3 आएगा। यस इट इज 3, है ना। ठीक है, आंसर 3 आ गया। तो सिंपली है, सिंपल क्वेश्चन था, मिली इक्विवेलेंट आपस में बराबर करने थे, है ना। और बेसिसिटी क्या होती है, बेसिकली आप क्लास में सभी लोग ये जानते हैं ना कि एसिड की बेसिसिटी होती है, एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है, ये आपको पता होगा, है ना। एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। एसिड की जो बेसिसिटी होती है, एसिड की जो बेसिसिटी होती है, ये क्या होता है, ये एक तरह से नंबर ऑफ रिप्लेसेबल
रिप्लेसेबल H प्लस आयन होते हैं, ये सबको पता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। तो सिंपली था मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो होगा इक्वल टू हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस हो जाएगा, ठीक है। एसिड क्या लिखोगे, 60 इंटू 0.1, ये क्या बना, ये बना मिलीमोल्स, वॉल्यूम इन ml इंटू मोलरिटी ऑफ एसिड दैट बिकम मिलीमोल्स, मिलीमोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, जो वैलेंसी फैक्टर होगा वही नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन होंगे और वही क्या होगी, बेसिसिटी होगी, है ना। दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, तो 20 इंटू 0.1 दैट बिकम मिलीमोल्स, है ना, ये मिलीमोल्स बनेगा। और NOH का जो वैलेंसी फैक्टर है वो कितना है, NOH का वैलेंसी फैक्टर 1 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां से आप वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपने कर लिया है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट में, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा और आगे समझते हैं, मोर अबाउट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट या मोर अबाउट इक्विवेलेंट वेट, है ना, थोड़ा सा और बातें समझते हैं कि ये कैसे और काम करता है, कैसे हेल्प करेगा आपका। फिर एक दो क्वेश्चंस जो है ना हम आपको और देंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों ने हैंड रेस किए हैं, एक बार मैं इनसे बात कर लेता हूँ क्या हुआ, फिर मैं आगे बताता हूँ। हाँ जी, अनी, सिद्धिका, बोलो, समरीत, सर ये तो 1/3 आ रहा है ना, कहाँ पे वैलेंसी फैक्टर। मिली इक्विवेलेंट किसका, सर यहाँ जो वैलेंसी फैक्टर है वो 1/3 आएगा ना। 60 ml का, अच्छा मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, बस यही दिया था, 60 ml ऑफ 0.1 मोलर अरे ऑफ। यार डेटा गलत हो गया, मेरे दिमाग में कुछ और हाँ डेटा, एक मिनट रुकना, वेट गिव मी 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट, सब लोगों ने 3 बता भी दिया गिव मी 1 मिनट, 60 ml लिखा हुआ था क्या यहाँ पे, 60 ml 0.1 मोलर S3PO4 लिखा था क्या, यस सर। फिर 3 एक काम करो, बाकी सब ऐसे ही चले रहने दो, और 60 का 3 गुना कर दो, दैट बिकम 180, जो NaOH का वॉल्यूम था दैट बिकम वो 180 ml कर लो, 180 ml 0.1 मोलर NaOH कर लो, क्योंकि मेरे दिमाग में S3PO4 ही चल रहा था, मैं उल्टा डेटा दे गया, यहाँ पे 180 कर लेना, अब सही आ जाएगा। सभी लोग करेक्ट कर लेना, सभी लोग करेक्ट कर लेना, जहां पे 20 ml 0.1 मोलर NaOH था वहां पे 180 ml 0.1 मोलर NaOH कर लेना, ठीक है। एक बार मुझे बता दो सब लोगों ने ठीक कर लिया कि नहीं कर लिया, क्वेश्चन ठीक कर लिया है, क्वेश्चन ठीक कर लिया सब लोगों ने, डन, ठीक है। हाँ वरना 1/3 आ जाएगा आंसर, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, दिमाग में एक्चुअली वो फ्रेम कर रहा था क्वेश्चन, तो चल तो S3PO4 ही रहा था, लेकिन वो डेटा उल्टा हो गया, है ना, ठीक है, ओके। तो वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया, 3 आ जाएगा, ओके। चलो और कोई डाउट तो नहीं है किसी का, ठीक है, ओके डन। हाँ एसिड, अरे तो एसिड का नाम बता देता फिर तो आ ही जाता ना आंसर, अगर यहाँ पे अच्छा S3PO4 नहीं लिखा था, ठीक है, S3PO4 नहीं लिखा था, मैंने लिखा था 60 ml 0.1 मोलर एसिड, मतलब दिमाग में S3PO4 ही चल रहा था कि उसी का क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो उल्टा ले गया, है ना, उसका 3 गुना जो है ना वो NOH लगेगा, ओके। तो S3PO4 लिख देता फिर तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो ट्राई बेसिक ही आता, अगर मैं नाम लिख देता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है ना वो आपको फ्रेम करके दिए जाते हैं, जहां पे एसएसटी बेसिसटी वगैरह करते हैं। तो इन सब जो मैंने अभी 3 क्वेश्चन कराए हैं, एक क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट बताया है, एक क्वेश्चन में वॉल्यूम कैलकुलेट करवाया, 3 बताए हैं, एक में इक्विवेलेंट बताया, एक में वॉल्यूम बताया और एक में बेसिसिटी बताया। अब इन तीनों को कंबाइंड करूंगा, 3 अलग अलग क्वेश्चन छोटे छोटे हो गए, अब इन तीनों को कंबाइंड करके जो है ना हम लोग आगे करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, हाँ ठीक है। कुछ लोगों को इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट मैंने बता भी दिया था आपको, दो सब्सटेंस जब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, मोल कॉन्सेप्ट में दो सब्सटेंस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, कोई भी दो सब्सटेंस, अगर हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करें, जैसे मान लो इस तरीके से डिस्कशन करते हैं, Na2CO3 प्लस ट्वाइस HCl विल गिव यू 2NaCl प्लस
H2O प्लस CO2, इस तरीके से अगर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट का रेशियो है 1:2 है, कोफिशिएंट का रेशियो 1:2 है ना। ध्यान रखना सोनू कुमार, तुम समझ लो, एक ही बार बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, जैसे ही डिस्कशन खत्म होगा फिर नहीं बताऊंगा, है ना। तो ध्यान से समझ लेना, 1:2 का रेशियो कोफिशिएंट का है। अगर आपको यहाँ पे जो मोल दिए जाते हैं ना बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट के मोल्स दिए जाएं, वो मोल का रेशियो अगर कोफिशिएंट के रेशियो से मैच करता है, जैसे यहाँ पे 4 और 8, 5 और 10, 10 और 20, 30 और 60, जब भी कोफिशिएंट का रेशियो मोल के रेशियो में मैच करेगा, कोई भी रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है। आफ्टर रिएक्शन जो होगा, आफ्टर रिएक्शन यहाँ इसका 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट करता है, 2 मोल 4 मोल से करता है, 3 मोल 6 से करेगा, 4 मोल 8 मोल से करेगा, तो इसका 4 मोल इसके 8 मोल से रिएक्ट करेगा, तो ये 0 बचेगा, 4 का 4 ये खत्म होगा, 8 का 8 ये खत्म होगा, दोनों एक साथ खत्म होंगे। तो दो सब्सटेंस आपस में कंप्लीट रिएक्ट कब करते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, जब उनके मोल का रेशियो उनके कोफिशिएंट के रेशियो में होता है, ठीक है। लेकिन अगर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में चलोगे, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट जब भी लगाओगे, कोई भी स्टूडेंट जब मोल कॉन्सेप्ट लगाएगा, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में दो सब्सटेंस को इक्वल रिएक्ट कराना है, तो क्या होगा, तो जो मोल रेशियो होगा, ठीक है, मोल रेशियो जो होगा सब्सटेंसेस का, वो इक्वल टू होगा उनके बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट रेशियो के बराबर होगा। तो आपको कोफिशिएंट चाहिए होंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, लेकिन अगर आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आपको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। बिना बैलेंस किए आपको क्या करना है, बिना बैलेंस किए आप क्या करोगे, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ सेकेंड सब्सटेंस। सबके इक्विवेलेंट आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यहां मोल बनाना है तो यहां से मोल आप बना लीजिए, किसी से बना लो, इससे बनाना चाहो इससे बना लो, किसी से बना लो, है ना, कैसे ही बना लो। जैसे इससे बनाना चाहते हो तो ये वाला कोफिशिएंट उठाना, यहाँ डिवाइड कर देना, तो क्या हो जाएगा, 2/2 इंटू 8 हो जाता है, 8 मोल आ जाएगा। यहां से यहां जाना चाहते हो तो 2 ये 1, तो यहां से 2 ये वाला कोफिशिएंट उठाओ, यहाँ डिवाइड करो, 1/2 इंटू 8 दैट बिकम 4, ऐसे कर लो, हो जाएगा, ठीक है। तो ये जिनको नहीं पता, ध्यान रखना, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मोल में तो आप पहले कुछ और करते हैं, पहले 11th में कुछ लोगों ने लिखा है 11th में तो हम मोल बराबर किया करते थे। दो सब्सटेंस जब आपस में कंप्लीट रिएक्ट करते हैं तो उनके जरूरी नहीं कि उनके मोल बराबर हो आपस में। यहाँ मोल बराबर कहाँ है, 1 मोल 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो मोल तो आपस में बराबर नहीं है। लेकिन हाँ, मोल का जो रेशियो होगा वो कोफिशिएंट के रेशियो में कर देना, तो पक्के से वो आपस में कंप्लीट रिएक्ट कर जाएंगे। और यहाँ पे इक्विवेलेंट आपस में बराबर कर देना तो वो कंप्लीट रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया आपको, है ना, ओके। ना आगे बढ़ते हैं इसमें, और ठीक है, और बात करते हैं जरा इक्विवेलेंट वेट की, और बात कर लो जरा, मोर अबाउट इक्विवेलेंट वेट देख लो। तो इक्विवेलेंट वेट के बारे में थोड़ी बातें और कर लेते हैं। और इक्विवेलेंट वेट में पहले तो जैसे मैं एक काम करता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसका, Fe2SO4 होल थ्राइस का एक एग्जांपल लेता हूं, इस सब्सटेंस का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखूंगा, Fe2SO4 होल थ्राइस का मॉलिक्यूलर वेट लिखूंगा, तो वो क्या आएगा, वो आएगा 2 इंटू 56 और आएगा 3 इंटू 96। सल्फेट आयन का मॉलिक्यूलर मास 96 होगा, H2SO4 का 98 होता है, 2 कम कर लो तो 96 किसका आ जाएगा, सल्फेट आयन का आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, ये वाला जो 2 है और ये वाला जो 2 है ये सेम है, इसी की वजह से 2 आया है, ठीक है। ये वाला जो 3 है और ये वाला जो 3 है ये सेम है, इसी की वजह से आया है। अगर आप मॉलिक्यूलर वेट लिख रहे हैं तो
है ना। अगर आप ये क्या है, ये एक तरह से G फॉर ग्राम, M फॉर मॉलिकुलर वेट, है ना। मॉलिकुलर, ये GMM लिखते हैं, ग्राम मॉलिकुलर वेट, ग्राम मॉलिकुलर वेट हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, इसको लिख रहे हैं। लेकिन इक्विवेलेंट वेट जब आप लिखोगे, समझना ध्यान से, है ना, जब हम इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे, है ना, इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे तो क्या होगा, है ना। अगर हम इक्विवेलेंट वेट लिखते हैं किसका, Fe2SO4 होल थ्राइस का, इक्विवेलेंट वेट लिखते हैं Fe2SO4 होल थ्राइस का, तो सिंपली आपको E लिखना है, Fe, यहाँ पे Fe आपको पता है 3+ आयन, सबको पता है, E ऑफ Fe3+ आयन और E ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन। ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है ना, ये वाला जो 2 है और ये वाला जो 3 है, वो यहां से गायब हो गया है, वो यहां से गायब हो गया है, बराबर इक्विवेलेंट में रिएक्शन होती है ना। क्या हमारी क्लास में सब लोग समझते हैं कि जो मॉलिकुलर वेट होता है M, वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है ना। तो वैसे यहाँ पे जो इक्विवेलेंट है, यहाँ पे एक इक्विवेलेंट अगर आपको बनाना है, E जो होता है वो 1 इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको 1 इक्विवेलेंट किसका बनाना है, Fe2SO4 होल थ्राइस का बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 इक्विवेलेंट आपको Fe3+ का लाना पड़ेगा और 1 इक्विवेलेंट आपको इसका लाना पड़ेगा। यही वो रीजन है जिसकी वजह से आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते थे, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब आप मोलर कंडक्टेंस लिखा करते थे, लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस का एक्सप्रेशन अगर आप लिखते, तो वहां पे ये वाले 2 का मतलब आता, ये जो 2 लिखा हुआ है, ये आप लिखते 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Fe3+ आयन, और ये वाले 3 का मीनिंग आता 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन। ये आप लिखा करते थे। लेकिन जब आपसे कहा जाता था कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखो किसका, Fe2SO4 होल थ्राइस का, तो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन की वजह से यहां पर लैम्डा E आता था इंफिनिटी, किसका आता था, Fe3+ का आता था। ये वाला जो 2 नंबर है ये गायब हो गया, यहां 1 आ गया देखो, और साथ में यहां पे क्या आता था, लैम्डा E इंफिनिटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव आता था। तो यहां से 3 गायब हो जाएगा। तो मॉलिकुलर वेट के केस में आपको ये 2 और 3 लाने पड़ेंगे स्पीसीज के। ये Fe3+ आयन का मास है और ये सल्फेट आयन का मास है। ये जो आपको 56 दिख रहा है, ठीक है, ये कहां से, ये किसके लिए आया है, ये Fe3+ आयन के लिए आया है। और जो आपको 96 दिख रहा है, ये आपको SO4 2 नेगेटिव आयन के लिए आया है। तो इक्विवेलेंट वेट का ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है, ये बड़ा काम का एक्सप्रेशन है। इस तरीके से कभी कभी आपको लिखना पड़ सकता है, तब जाके आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि सल्फेट का पता होता है, इस तरह से अभी क्वेश्चन आया था ना मेटल कार्बोनेट का। अब उसमें कोई कहता कि यार मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताओ, मेटल कार्बोनेट वाले क्वेश्चन में कोई कहता मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताओ, और वो कहता कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का वो कंपाउंड है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का कंपाउंड है ना भाई। वो कहता कि जो मेटल है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल का है, मतलब बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम, बेरियम वगैरह सेकंड डे का एलिमेंट है। सेकंड डे का एलिमेंट होता तो उसके ऊपर 2+ चार्ज होता, तो सेकंड डे का एलिमेंट होता तो 2+ चार्ज होता, तो उसके ऊपर M2+ करते मेटल को। और कार्बोनेट आयन कैसा होता, CO3 2 नेगेटिव होता। तो आपने क्या किया था, आपने इसका 42 कैलकुलेट कर लिया था, ऐसे कुछ लाए थे, और उसके बाद आप क्या करते, इसको कैलकुलेट करके निकालते, इसको 40, इसका इक्विवेलेंट वेट लिखते, 42 के बराबर लिखते, उसमें कार्बोनेट का पुट कर देते, मेटल का आ जाता। इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, जब हमें क्या पता होता है कि हम इक्विवेलेंट वेट को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे किसी को कोई डाउट हो, 1 मिनट मेरे पास थोड़ी स्पेस और भी है, तो मैं एक काम करता हूं, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालूं ये वाले सब्सटेंस का, तो मुझे आप Fe2SO4 होल थ्राइस का वैलेंसी फैक्टर मेरे हिसाब से सभी लोग जानते हैं, मैं पूछने की जरूरत नहीं है, 6 वैलेंसी फैक्टर होता है, तो आपको पता है। तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं 2 × 56 और 3 × 96 डिवाइड बाई 6 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और अगर इसको इक्वल करना था, तो अब आप इसका क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट वेट। इसका वैलेंसी फैक्टर क्या आएगा, आयन का वैलेंसी फैक्टर उसके ऊपर चार्ज होता है, आयन का वैलेंसी फैक्टर उसके ऊपर चार्ज होता है।
और यहां पर भी आयन का जो वैलेंसी फैक्टर है वो भी उसके ऊपर चार्ज है। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट वेट लिखोगे तो क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन उसका वैलेंसी फैक्टर। यहां भी क्या लिखोगे, 96/2। इसका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 6 आएगा एलसीएम। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 56 इंटू 2 प्लस 96 इंटू 3। तो अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन आया वो आया 56 इंटू 2 प्लस 96 इंटू 3 डिवाइड बाई 6। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये दोनों आपस में कैसे हो गए हैं, ये आपस में सेम आए हैं। ठीक है, ये आपस में सेम आ गए हैं। तो दोनों एक्सप्रेशन जब आपस में सेम आ गए हैं तो यहां से ये बात तो क्लियर हो गई है ना, ये दोनों एक्सप्रेशन जो है ना वो सेम मैंने करवा दिए, दोनों सेम आ गए हैं। तो इसका मतलब मैं जो बात ये बोल रहा हूं वो करेक्ट बोल रहा हूं, और इसका यूज होगा, इसका मैं क्वेश्चंस में यूज कराऊंगा। जस्ट अभी मैंने बेसिक्स लिए हैं और इसके बाद मल्टीपल क्वेश्चन जो है ना, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे। सबको पहले अभी ये जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उन सबको कनेक्ट करके हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें किसी कोई डाउट हो तो बताओ, है ना। ठीक है, इसमें कोई नहीं, बेसिस की फ्रैक्शन में नहीं होता है। बेसिस तभी मैंने क्वेश्चन बदला था, वो एनओएच वाला बेसिसिटी वाला जो है ना, वो जो है ना उसमें नहीं हो सकता है। ई क्या है, ई इक्विवेलेंट वेट है, ई इज इक्विवेलेंट वेट, मैं क्लास में कई बार बोल चुका हूं, है ना। अच्छा, हेडिंग में मोल लिख दिया है क्या, इसको चेंज कर लेना, मोर अबाउट, है ना। मोल नहीं है, मोर अबाउट है ना, MORE था, मोर अबाउट इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ई तो इक्विवेलेंट को भी लिखते हैं, नो, ई इज नॉट द इक्विवेलेंट वेट, ई इज इक्विवेलेंट। जैसे एम जो होता है ना, जैसे एम और ई को समझो, एम मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, एम मॉलिक्यूलर वेट है, और डब्ल्यू बाई एम जो है नंबर ऑफ मोल्स है। वैसे ही ई इक्विवेलेंट वेट है और डब्ल्यू बाई ई जो है ना वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है। ऐसे समझो, ये सबसे सही तरीका है। एम जो है ना मॉलिक्यूलर वेट है, डब्ल्यू बाई एम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, डब्ल्यू बाई ई क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है। डब्ल्यू बाई ई रिप्रेजेंट नंबर, जैसे डब्ल्यू बाई एम रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल, ठीक है। वैसे ही डब्ल्यू बाई ई जो है वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एम एक मोल का मास रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही इक्विवेलेंट वेट भी क्या करता है, एक वेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस तरीके से होगा। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा आपको पता होगा, ये लैम्डा लैम्डा जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज किया है, ये रेडॉक्स का नहीं है कॉन्सेप्ट, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कनेक्ट करने की भी कोशिश की है कि ताकि आप वहां पर भी ठीक करो हमेशा, कि मोलर कंडक्टेंस लिखोगे तो ये हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक हो चुका है ना आप लोगों का, तो मैंने वहां से भी आपको कनेक्ट कराया है। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नहीं, हमारे केमिस्ट्री में मास और वेट एक जैसा चलता है ना, है ना। हम लोग जब वेट बोलते हैं केमिस्ट्री में, हम लोग जब वेट बोल रहे होते हैं तो उसका मतलब मास ही होता है। केमिस्ट्री में जी का इफेक्ट नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री के टॉपिक्स में जी का इफेक्ट नहीं है, वो आप फिजिक्स में करना, मास और वेट को अलग अलग। ठीक है, तो मैं ये हटा रहा हूं, यहाँ पे मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। चलो अब एक ओल्ड डेफिनेशन जो है ना इक्विवेलेंट वेट का, वो देखते हैं और काम आगे बढ़ाते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें, और एक डेफिनेशन और भी थी इक्विवेलेंट वेट की, उस पर काम करते हैं। तो एक ओल्ड डेफिनेशन था, ओल्ड डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट,
देखिए द मास ऑफ सब्सटेंस, द मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम reacted with 8 gram of oxygen, 1 gram of hydrogen और 35.5 ग्राम, यहाँ पे कॉमा की जगह और ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब एक साथ तो सब नहीं है, सब कुछ एक साथ नहीं, मतलब एक एक करके होगा, या तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा होगा या हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा होगा, ऐसे करके। द मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम रिएक्टेड विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन is called gram equivalent, is called gram equivalent weight of the substance, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, ये था, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस था, ठीक है। कुछ लोग ने हैंड रेज किया हुआ है, तब तक नोट करो, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। सोनाली, रोशन, क्या हुआ, बोलो। हेलो, हाँ सर। हाँ। थोड़ा सा एक मेरा इशू आ रहा है सर। हाँ, मेरे बोलो। ही तरफ से आ रहा है सर, इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है सर मेरे तरफ से। हाँ, तो आप YouTube पे देख लेना ना, इसको क्या दिक्कत है। ओके सर। ठीक है, और तो कुछ क्या किया जा सकता अभी तुरंत का तुरंत। रोशन, क्या हुआ, शुभम बोलो। 65। सर आपने यहाँ हाइड्रोजन का 1 मोल लिया है, लेकिन ऑक्सीजन का हाफ मोल लिया है। नहीं, वो नहीं, मास में चल रहा है, मोल में नहीं चल रहा है। मास में डेफिनेशन चल रही है, मोल में नहीं चल रही है। ठीक है सर, है ना, अभी चल उसी में चलेगी, है ना, 8 ग्राम पे ही चलेगी, ठीक है, उसी पे चल रही है ना। और बताओ कुशल, क्या बात, क्या डाउट है आपका। बाकी लोग हैंड रेस कर लें। AUM क्या लिखा है, हाँ ये पूछ लो क्या डाउट है। कुशल, हाँ कुशल वर्मा। सर जैसे हमने 11th में पढ़ा था कि एसिड और बेस रिएक्शन 100% कंप्लीशन पे जाती है। सर तो यहाँ पर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हुई। हाँ, तो क्या 100% कंप्लीशन चली जाएगी ना, क्या दिक्कत है। सर तो मतलब उसके मिली इक्विवेलेंट्स तो हमेशा इक्वल होंगे। उसके मिली इक्विवेलेंट तो हमेशा इक्वल होंगे। नहीं, अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ना, तो जितना जितना लिमिटिंग, अगर मान लो एसिड या बेस कम पड़ गया ना, तब बराबर थोड़ी ना होंगे, है ना। एसिड, वो तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल दिया होगा 11th में, कि एक ही डायरेक्शन में जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऐसे करके बता के दिया गया होगा। अगर मान लो एसिड या बेस कम पड़ गया, तो आपका दो में से जो भी कम पड़ जाएगा, वो उस समय में इक्विवेलेंट आपस में बराबर नहीं होते हैं। बराबर तभी होते हैं जब दो सब्सटेंस कंप्लीट रिएक्ट कर रहे होंगे, तभी बराबर किए जा सकते हैं, ठीक है। मम्मी का दुपट्टा है ना, ठीक है, अब माइक बंद करो आप लोग। तो ये कह रहा है, तो इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ते हैं, और इस एग्जाम्पल को और आगे लेते हैं और बढ़ते हैं, और हम लोग CO2 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। CO2 में मैं दो चीजें आपसे पूछता हूँ। फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2, और दूसरी बात पूछता हूँ, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन, ऐसे करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली आप ऐसे करोगे, आपको इसका सभी को पूरी दुनिया में इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट पता रहेगा। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना निकालोगे, 12 प्लस 32 दैट बिकम 44 ग्राम पर मोल, यही निकालोगे। 44 ग्राम पर मोल सभी लोग निकालते हैं मास। तो आप इसमें ये कह सकते हो, सिंस 32 ग्राम जो ऑक्सीजन अगर कंबाइंड कर रहा है 32 ग्राम यहाँ पे, तो CO2 कितना बना के दे रहा है, 44 ग्राम
CO2 बन रहा है, समझे? तो आप डेफिनेशन में क्या 8 ग्राम अगर होगा तो कितना होगा भाई? कोई भी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जिसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, वो सब्सटेंस का मास क्या कहलाएगा? उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन अगर कंबाइन करेगा तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 8, दैट बिकम 11 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो CO2 आप क्लेम कर सकते हैं वो 11 क्लेम कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हुआ? सिमिलरली यही काम हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन के लिए भी कर सकते हैं। तो कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं कि भाई देखो, कार्बन के केस में क्या होगा, हम बोलेंगे कि 32 ग्राम जो ऑक्सीजन था वो किससे कंबाइन कर रहा है, कितने से कंबाइन कर रहा है? वो कंबाइन कर रहा है 12 ग्राम कार्बन से कंबाइन कर रहा है। तो फिर आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 8 ग्राम अगर ऑक्सीजन होगा तो फिर क्या होगा? तो आप लिखोगे 12 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 8, तो दैट बिकम 3। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा बोलो? वो 3 आ जाएगा। तो दोनों का समझ में आ गया? डेफिनेशन से हमने निकाल दिया, दोनों का डेफिनेशन से हमने इसको करके बता दिया आपको कि CO2 का कितना आएगा? 11 आएगा, और कार्बन का कितना आएगा बोलो? वो 3 आएगा। का तरीका वही है कि 8 ग्राम से कितना कंबाइन कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास स्पेस है तो मैं एक चीज और आपको और बताता हूँ यहाँ पे, इस जगह पे। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आप इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते थे, इक्विवेलेंट ऑफ CO2 इज नथिंग बट इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन प्लस इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड आयन। क्योंकि ये ऑक्साइड है तो ऑक्साइड आयन तो आपको पता ही है कि ऑक्साइड आयन का होना चाहिए, है ना? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन आपको पता चल गया है कितना था? 3। और इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड आयन कैसे आएगा? एटॉमिक मास डिवाइड बाय उसका चार्ज, जो चार्ज उसका वैलेंसी फैक्टर है, ठीक है, वही उसका। तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट बिकम 3 प्लस 8, दैट बिकम 11। ऐसे भी आ सकता है, इस तरीके से भी 11 लाया जा सकता है ना। ये तरीका भी है 11 को पहुंचाने का, ये तरीका है 11 यहाँ पे लाया जा सकता है। ठीक है, समटाइम स्टूडेंट सेज कि सर यहाँ पे कार्बन पे जो चार्ज है वो +4 है। अगर आपको ये ऑब्जर्व हो रहा है कि यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, चार्ज जो +4 है, तो आप उससे भी जा सकते थे। ये जो 3 था वो कैसे आता? 12 डिवाइडेड बाई 4, 12 डिवाइडेड बाई 4 दैट बिकम 3, तो 3 भी आ सकता था यहाँ पे। तो जो मैंने अभी Fe2SO4 होल थ्राइस का लिखा था, वैसे ही आपने यहाँ पे भी किया कि दो जो एलिमेंट है कार्बन और O एटम, उनमें आपने इस तरीके से इनको लिख लिया। तो ये तरीका आप ऐसे करके भी इक्विवेलेंट वेट को ला सकते हैं। बेसिकली ये जो 8 ग्राम लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली क्या है? ये एक तरह से इक्विवेलेंट वेट है किसका? ऑक्साइड आयन का, O एटम का। O एटम इन जनरल किस में रहता है? O एटम इन जनरल -2 स्टेट में ही रहता है। इन जनरल वो -2 स्टेट में ही रहता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। जो 8 ग्राम है वो क्या हो जाएगा? वो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा O एटम का, और जो 1 ग्राम है वो H एटम का इक्विवेलेंट वेट है, और 35.5 ग्राम जो है ना वो किसका वेट है बोलो? वो वेट है किसका? क्लोरीन एटम का वेट है ना? यहां तक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा? तो आप एक बार बता दो मुझे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाह रहा हूं, और वो एग्जाम्पल है अमोनिया का। वो एग्जाम्पल है अमोनिया का। CO2 इस समय नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में है, CO2 इस समय नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में है, तो वैलेंसी फैक्टर नहीं बताया जा सकता। CO2 इस समय नहीं बता सकते आप, CO2 का डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि वो अभी नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में है। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी डेफिनेशन दिया था, ये डेफिनेशन ऑक्साइड है ना? हाँ, ये डेफिनेशन जो होगा, ये डेफिनेशन जो होगा वो डेफिनेशन किस में आएगा बोलो? ये डेफिनेशन जो होगा वो किस में आएगा? वो केवल किसके लिए वैलिड है? ऑक्साइड के लिए वैलिड है, वो हाइड्राइड के लिए वैलिड है, और वो क्लोराइड के लिए वैलिड है। ये इसका लिमिटेशन है, ये इसका लिमिटेशन है।
ठीक है, ये रहेगा, उस तरीके से रहता है। ठीक है, ये रहता है। हाँ, ना आगे बढ़ते हैं इसमें और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा NH3 का, है ना। NH3 का जैसे एग्जाम्पल है, तो NH3 के एग्जाम्पल में आपसे कहा जाए कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया, दूसरा आपसे कहा जाए फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये दिया जाए। ठीक है, तो क्या क्या आंसर करोगे आप लोग इसका, अगर ये दिया जाता है आपको तो बताओ जरा क्या आंसर करने वाले हो आप लोग, चैट में बताना है मुझे। एक आंसर 17/3 बिल्कुल सही, और दूसरे का आंसर 14/3। ठीक है, गुड। तो बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते थे कि फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया का निकालना था, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल देते। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो कितना हो जाएगा, 14 + 3 कितना हो जाएगा, 17 ग्राम पर मोल, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसमें क्या करोगे, इसमें बोलोगे सिंस 3 ग्राम हाइड्रोजन, 3 ग्राम हाइड्रोजन जो होगा वो कंबाइन करेगा तो यू विल जनरेट 17 ग्राम अमोनिया। तो फिर हमारा जो 1 ग्राम होगा हाइड्रोजन, उससे कितना कंबाइन करेगा, तो 17/3, ठीक है, ये आ जाए ग्राम अमोनिया। यही वो मास है जो कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नाउ ऐसे ही नाइट्रोजन एटम के लिए आपको लिखना है, क्या लिखना है, 3 ग्राम जो हाइड्रोजन होगा वो रिएक्ट करेगा तो 14 ग्राम एन एटम से रिएक्ट करेगा। तो इस तरीके से 1 ग्राम की अगर बात करेंगे, 1 ग्राम हाइड्रोजन की, तो वो 14/3 3 ग्राम एन एटम की बात होगी। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एटम क्या होगा, 14/3 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, या फिर आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया कैसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ या ऐसे कर लो, या तो यहाँ पे -3 लगा लो, यहाँ पे +1 लगा लो, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो ये अपने आप 14/3 आ जाएगा, ये अपने आप 1/1 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लो 17/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, है ना, ये तरीका भी जो है ना वो किया जा सकता है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका, इसको तो नोट कर लो, आगे कुछ न्यूमेरिकल पे काम करेंगे, है ना। ठीक है, हो गया, देख लो ये कंप्लीट हो गया सबका, एक बार जस्ट नोट हो गया। ठीक है, तो हम लोग एक जो है ना क्वेश्चन करते हैं इस पे। अब कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जैसे मान लो आपसे कहा जाए, पहला तो मैं आपको बताता हूं ऑक्साइड फॉर्मेशन के बारे में। ऑक्साइड फॉर्मेशन के बारे में, है ना। तो ऑक्साइड कैसे बनेगा, कोई मेटल होगा या कोई नॉन मेटल होगा, जैसा भी है।
इस तरीके से मेटल का भी हो सकता है, नॉन मेटल का भी हो सकता है। ज्यादातर लोग मेटल का ऑक्साइड है ना, इस तरीके से लेंगे। और उसका रिएक्शन आप किससे कराते हो? ऑक्सीजन से कराओगे तो क्या बनेगा बोलो? ऑक्साइड बनेगा। किसी एक के लिए मैं समझा देता हूं, बाकी के लिए आप अपने आप ही कर लोगे। तो होगा क्या, इसमें इस पूरे केमिकल प्रोसेस के अंदर इक्विवेलेंट कंसेप्ट ये कहता है कि इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल इक्वल टू होंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, इक्वल टू होगा इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्साइड। ये हो जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि W/E जो होगा मेटल का, है ना, मेटल का W/E जो होगा वो मेटल का होगा, W/E जो होगा वो किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा, बराबर होगा W/E किसका? ऑक्साइड का। ये कहना चाह रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ऑक्साइड फॉर्मेशन की इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, W/E ऑफ मेटल, W/E ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू होगा W/E ऑफ ऑक्साइड, है ना, इस तरीके से रहता है। नाउ इसमें थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, फिर हम लोग काम करेंगे। W मेटल का आएगा तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट भी मेटल का ही आएगा, M लिख देता हूं, वो नॉन मेटल भी हो जाएगा अपने आप ही, है ना। यहाँ W जो होगा वो ऑक्सीजन का ही होगा भाई, है ना, केवल। और यहाँ पे जो होगा वो इक्विवेलेंट वेट किसका होगा? ऑक्साइड। ये हो जाएगा, जिसका कितना वैल्यू होता है? 8 होता है, आपको पता है। ठीक है, ये जो लिखा जाएगा W/E, ये जो E है वो ऑक्साइड का था, समझना। तो यहाँ पे मास तो ऑक्साइड का आएगा, यहाँ मास तो ऑक्साइड का आएगा, लेकिन यहाँ पे जो आएगा उसको हम मेटल का इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हैं, और हम उसको क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। या मैं इसको और थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूं, ताकि कभी अगर आपने 2-4 महीने बाद कभी रिवाइज किया तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं ऐसे लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड देन W ऑफ ऑक्साइड E ऑफ मेटल प्लस E ऑफ ऑक्साइड। ये वो रिजल्ट है जो आपके कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, मतलब कभी कभी इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस तो कर ले जाते हैं, कभी इनमें अटक जाते हैं, इस तरीके क्वेश्चंस में भी अटक जाते हैं, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो अब आप इसे नोट करो, नोट कर लो, और मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करता हूँ इन सब चीजों पे। तो जो आज का जो फंडामेंटल डेवलप हो रहा था, उस फंडामेंटल पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, और वो ये है कि A1 gram of an element, A1 gram of an element gave A2 gram of an oxide. Find equivalent weight of element. ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सो नाउ आगे बढ़ते हैं, और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ ले, हैंड रेज कर सकता है ना। किसी का कोई डाउट हो तो फिर हैंड रेज कर सकता है, वरना तो आप आंसर दे दो। ई ऑफ ऑक्साइड, जैसे मैंने अभी कार्बन के CO2 के लिए लिखा था ना, उसमें कार्बन का ऑक्साइड प्लस क्या लिखा था? ऑक्सीजन का लिखा था ना। तो वैसे ही जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये ऑक्साइड जो होगा मेटल का ऑक्साइड होगा, वो मेटल का प्लस ऑक्सीजन का, ऐसे हो जाएगा। अभी आंसर नहीं आ रहा लोगों का? कम आ रहा है आंसर, आ तो रहा है लेकिन कम लोगों का आ रहा है।
ठीक है, चलो करें अटेम्प्ट, है ना। ओके, तो कैसे करोगे आप लोग इसको, देखो। पहली बात तो हमें क्या दिया है, एलिमेंट के बारे में दिया है। एलिमेंट मतलब मेटल होगा, इन्हीं में से कोई होगा। तो और किसके बारे में दिया है, ऑक्साइड के बारे में दिया हुआ है। तो आपके पास चार एक्सप्रेशन है, चार हैं। एक तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इनमें से कोई दो आपको बराबर करने हैं, कोई दो आपको बराबर करने। ठीक है, आप कर सकते हैं पहला और दूसरा भी कर सकते हैं, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा अगर आप फर्स्ट और सेकंड को करते हैं। अगर आप फर्स्ट और फोर्थ को करते हैं तो भी आ जाएगा, है ना, फोर्थ को, क्योंकि यहाँ पे मेटल है, क्योंकि मास किसका दिया हुआ है, ऑक्साइड का दिया हुआ है। तो मैं दोनों से करके आपको बता देता हूं कैसे होगा ये क्वेश्चन, दोनों से आपको मैं मेथड से करा देता हूं, है ना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहला और चौथा एक्सप्रेशन लेता हूं जो सबसे डायरेक्ट है, बिकॉज वी हैव मास ऑफ ऑक्साइड, वी हैव डब्ल्यू ऑफ ऑक्साइड, हमको पता है। तो फर्स्ट और फोर्थ को उठाते हैं, फर्स्ट इक्वल टू फोर्थ वाले को उठाते हैं, फर्स्ट इक्वल टू फोर्थ वाले को उठाते हैं। तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बाई, डब्ल्यू कितना था मेटल का, A1 ग्राम, तो A1 ग्राम था। ठीक है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना था, तो E लिख दिया। फिर ऑक्साइड की अगर हम बात करें, है ना, ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो ऑक्साइड का डिफरेंस आते हैं, तो ऑक्साइड का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा A2 के बराबर, और ये हो जाएगा E प्लस ये वाला E ऑफ O2 माइनस आयन, ये E ऑफ मेटल है, ये E ऑफ मेटल है, सो दैट बिकम E2, और ये हो जाएगा E ऑफ मेटल प्लस 8 हो जाएगा ऐसे। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, A1 टाइम्स ऑफ E ऑफ मेटल प्लस 8, ओके, और ये क्या बचेगा, A2, है ना, ऐसा कुछ होगा। E ऑफ नहीं, इनटू आएगा EM के बराबर, ये मल्टीप्लाई होगा, ये वाला E वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके डन, मल्टीप्लाई कर लीजिए, A1 इंटू ये हो जाएगा, और 8 इंटू A1 हो जाएगा, A2 इंटू ये हो जाएगा। ध्यान देना, आप लोग जानते हो गए कि A2 बड़ा होगा A1 से, ये आपको फील आनी चाहिए कि A2 बड़ा होगा A1 से, बिकॉज A2 इज द मास ऑफ ऑक्साइड। तो ऑक्साइड का मास तो हमेशा ज्यादा होगा उसके खुद के एलिमेंट में, क्योंकि ऑक्साइड में O एटम भी आ जाएगा, तो A2 बड़ा होगा। इसीलिए मैं इसको यहां नहीं लाऊं, इसको उधर पे ले जाना चाहिए अपने को, ये उधर ले जाओ। तो ये उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू A1 इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1 इंटू क्या हो जाएगा, E ऑफ मेटल, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो क्या रिजल्ट आएगा, E ऑफ मेटल जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 8 इंटू A1 डिवाइड बाई A2 माइनस A1, दैट कैन बी रिजल्ट। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो है ना वो आप कर सकते हो गया आप लोगों का, ऐसा कर लेगा। और अगर कोई कहता है कि सर मैं फर्स्ट और सेकंड लेना चाहता हूं, है ना, तो फर्स्ट और सेकंड से भी बना सकता था, फर्स्ट और सेकंड से भी बन जाता, कोई दिक्कत नहीं था। फर्स्ट और सेकंड से कैसे बनेगा, फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे A1 लिखता और यहाँ पे E ऑफ मेटल लिखता। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का मास आएगा, तो ऑक्सीजन का मास कैसे आएगा, ऑक्साइड के मास में मेटल का मास माइनस कर लेना। तो ऑक्साइड का मास कितना था, A2, और मेटल का मास कितना था, A1, डिवाइड बाई E कितना, 8, सॉल्व कर लो, सीधा आंसर आ जाता। ठीक है, तो यहां से सीधा आंसर कितना आ जाएगा, E ऑफ मेटल जो आएगा वो कितना आएगा, 8A1 डिवाइड बाई A2 माइनस A1, ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, है ना। एक क्वेश्चन आपको और कराना है। देखिए यहीं पे लिख देता हूं इसको, तो यही बना रहने दो, है ना, ये नोट कर ही लिया, यहाँ लिख देता।
क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड, लिखो ऐसे लिखो, एन ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट हैव 20% by mass oxygen, full stop, find equivalent weight of element। बस इतना सा क्वेश्चन है, करिए। ठीक है, थर्टी टू इज द आंसर। वेरी गुड है, 32 इज द आंसर। गुड, ठीक है, आ गया सब लोगों का। तो एक काम करते हैं, इसी से कर लेते हैं, पहले और दूसरे वाले को देख लो आप, फर्स्ट और सेकंड को स्टेट से ले लो, इसी से बन जाएगा आपका। भाई टोटल मास कितना मान लोगे? 20% है ना, तो 20% किसका? ऑक्सीजन का मास है, तो बाकी 80, भाई टोटल मास कितना मान लो ऑक्साइड का? 100 मान लो। तो टोटल मास आप 100 मान लोगे तो क्या हो जाएगा? टोटल मास जब आप 100 मान लोगे तो 80 ग्राम किसका मास आ जाएगा? मेटल का, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। और 20 ग्राम किसका आ जाएगा? ऑक्सीजन का, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 8। ठीक है, तो ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ पे 4 कर लो, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ जाएगा? 32। सो इट बिकम सो सिंपल जब आप इस तरीके की चीजों को करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपको इस तरीके से बन जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लो कंप्लीट। क्वेश्चन है 0.20 ग्राम मेटालिक ऑक्साइड MO was neutralized by, एक मिनट, न्यूट्रलाइज मत लिखो वरना तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यार was treated with कर लो, अभी तो treated with 50 ml M/2 HCl solution, the excess of acid neutralized by 30 ml of an M/2 HCl solution, find equivalent weight of metal। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल M। ये इसमें किसको समझ में नहीं आया है ना? ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत है? किसको दिक्कत है बताओ भाई, किसको दिक्कत है? एक मिनट रुको,
यस सिद्धिका बोलो। अक्षत, नरेंद्र। हाँ, सर ये वेट कहाँ से आया इसका 80? सर ये समझ अपने नहीं आया। 20% लिखा हुआ है ना, 20% का क्या मतलब है? सर वो तो टोटल ऑक्साइड के वेट का होगा ना, हाँ 20%। हाँ सर 20 आएगा ना, अगर हम लोग 100 मान रहे हैं ऑक्साइड का मास, हाँ, तो बस ठीक, वही तो किया है। तो सर 20 आना चाहिए ना वहाँ पे, 20 अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट। नहीं, 20% बाई मास ऑक्सीजन है ना, मेटल थोड़ी ना है। तो ऑक्सीजन वाले पार्ट में 20 आएगा, मेटल वाले पार्ट में तो 80 आएगा। सर हमने 100 मान के किया है क्या? 100 मान के ही करेंगे ना, परसेंटेज है तो 100 मान के ही करोगे। आप अपने मार्क्स का परसेंटेज क्यों निकालते हो? हाँ आप अपने मार्क्स का परसेंटेज क्यों निकालते हो? कोई बताएगा आपकी क्लास में आपकी हम लोग अपने मार्क्स का परसेंटेज क्यों निकालते हैं? मार्क्स का परसेंटेज क्यों निकालते हो? सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहे हो, कब से निकालते चले आ रहे हो, इतने सालों से पढ़ते जा रहे हो। एनालिसिस कंपैरिजन करने के लिए, तो जिसके ज्यादा है उसका तो ज्यादा ही परसेंटेज आएगा ना भाई। जिसके मार्क्स ज्यादा है उसका परसेंटेज भी ज्यादा है, उसका परसेंटाइल भी ज्यादा आएगा, उसकी रैंक भी ज्यादा है, उसमें क्या है, निकालने की क्या जरूरत है? कंपेयर करने का तो वैसे भी कंपेयर हो रहा है ना, 100 के रिस्पेक्ट में क्यों निकाल रहे हो आप? मत करो। वैसे भी जिसका ज्यादा है उसका ज्यादा ही आएगा ना, जिसका ज्यादा है उसका ज्यादा ही आएगा। एक ओवरऑल कंपेरिजन, तो ओवरऑल कंपेरिजन तो वैसे भी होता है ना। ओवरऑल कंपेरिजन तो आज के बाद कभी भी जो है ना, आप लोगों ने जिनका ये डाउट है वो देख लो। ये जो परसेंटेज सिंबल जो बना था, ये आपने सबने ये देखा हुआ, परसेंटेज सिंबल सबने देखा हुआ है। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये जो 1, ये दिख रहा है, ये 1 है एक्चुअली, और ये 2 0 है। तो ये जो परसेंटेज है ना वो 100 से ही बना, ऐसे ही बना हुआ है। इसको रीअरेंज किया गया है 100 को, परसेंटेज का सिंबल बनाने के लिए रीअरेंज किया गया है इसको। ठीक है, तो आप सुनो, आप लोग अपने मार्क्स का परसेंटेज इसलिए निकालते हो कि आपका पेपर 100 मार्क्स का नहीं होता है। आप लोग अपने मार्क्स का परसेंटेज इसलिए निकालते हो क्योंकि आपका पेपर 100 मार्क्स का नहीं होता है। अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का होता ना, तो जितने मार्क्स आते वही परसेंटेज होता। क्यों सिद्धिका? हाँ ठीक है भाई, अगर 100 मार्क्स का पेपर होता, 80 मार्क्स आते तो 80%, 20 मार्क्स है 20%, 50 मार्क्स 50%, है ना। या कोई कहता कि मेरे 80% मार्क्स आए तो उसका 80 हो जाता। तो इसलिए आप निकालते हो। तो जब भी परसेंटेज में हम लोग काम कर रहे होते हैं, वो 100 के रिस्पेक्ट में काम कर रहे होते हैं। क्वांटिटी से कोई लेना देना ही नहीं, कितने ग्राम ऑक्साइड से उससे कोई मतलब ही नहीं होता है, वंस यू आर डीलिंग विद द परसेंटेज। इसीलिए हमें 100 के रिस्पेक्ट में काम करना चाहिए जब भी हम परसेंटेज पे काम करें, हमेशा न्यूमेरिकल आसान हो जाता है। ठीक है, हमेशा न्यूमेरिकल आसान है। यस अक्षत, क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। सर यहाँ पे M/2 HCl की जगह NaOH होगा ना? कहाँ पे? ये एसिड न्यूट्रलाइज कर रहे हैं हम, तो अच्छा, वैसे हाँ कर हाँ रहे यार, होगा गलत ना? लिख गया, रुक जा 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रलाइज होगा ना, तो यहाँ पे NaOH होगा। ठीक कर लेना सब लोग, यहाँ पे NaOH होगा इस जगह पे, M/2 NaOH है ना। ठीक है, क्योंकि HCl को न्यूट्रलाइज बेस ही करेगा, है ना, एसिड नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है ना। ठीक है अक्षर, थैंक यू। ओके, तो ये कर लो आप लोग, है ना। ठीक है, 20 आंसर आ भी गया लोगों का, देखो। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो ये थी कि जो मेटालिक ऑक्साइड का जो मास दिया हुआ है उसको हम HCl से ट्रीट करा रहे हैं। एंड यहाँ पे एक बात है दैट कॉल्ड एक्सिस एसिड ऑफ, तो इसको हम बैक टाइट्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइट्रेशन की लैंग्वेज में इसको हम लोग बैक टाइट्रेशन, दोबारा टाइट्रेट करना। तो जो एक्सेस में जो एसिड बचा हुआ है उसको किससे न्यूट्रलाइज कराते हैं? NaOH से न्यूट्रलाइज करा देते हैं।
तो सबसे पहली बात आपको क्या करनी चाहिए क्वेश्चन में, इसका सोल्यूशन बनाते समय पहले आप देखो कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl टेकन कितने लिए थे आपने, तो लिए कितने थे 50 इंटू 1/2 इंटू 1, बैलेंसी फैक्टर 1 ही आएगा। तो आपने 25 मिली इक्विवेलेंट जो थे वो लिए थे, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज्ड विद या न्यूट्रलाइज विद NaOH, है ना। NaOH के साथ कितने यूज हो गए वो निकालना है। तो कैसे आएगा, तो आएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ठीक है। तो NaOH कितना यूज हो रहा था, NaOH यूज हो रहा था 30 इंटू 1/2 इंटू 1, तो 15 मिली इक्विवेलेंट यूज हो रहा था। ये जो 15 मिली इक्विवेलेंट जो NaOH यूज हुआ है, इसी 15 मिली इक्विवेलेंट NaOH ने क्या किया होगा, है ना। 15 मिली इक्विवेलेंट किसके रहे होंगे, HCl के रहे होंगे। ये वो मिली इक्विवेलेंट है HCl के जो इस ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं किए होंगे। आउट ऑफ 25 15 आर गोइंग टू बी रिएक्टेड विद NaOH, यानी 50 जो 15 है वो क्या है, वो बच गए हैं एक्चुअली। तो केवल रिएक्ट कितने हुए हैं, तो यहां से निकाला जा सकता है मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिएक्टेड विद ऑक्साइड, वो क्या होगा, वो हो जाएगा 25 माइनस 15 देन बिकम 10 मिली इक्विवेलेंट। ये आ गया। तो ये अभी मैं इतना डिटेल में बता रहा हूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, एक ही लाइन में करते हैं। मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड यूज्ड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl यूज्ड, तो सीधे 25 माइनस 15 एक ही लाइन में करना था। अभी ये समझा रहा हूं, पहले सब क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब एग्जाम में करोगे तो एक ही लाइन में यूज करना है। वो फ्लो चार्ट बना लेना और फ्लो चार्ट बना के आप अपने आप क्वेश्चन कर लेना। तो ये 0.2 ग्राम था, है ना। तो 0.2 ग्राम में क्या करोगे, 0.2 ग्राम मेटल ऑक्साइड था आपका, तो आपको लिखना था W/E इंटू 1000। ये तो किसका, ऑक्साइड का हो गया मिली इक्विवेलेंट। दिस शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। W कितना था 0.2 डिवाइड बाई E इंटू 1000 इक्वल टू 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 10 आपका इस तरीके से कैंसिल हो गया, एक जीरो भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट से। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E ऑफ ऑक्साइड जो आएगा कितना आ जाएगा बोलो, ये ऑक्साइड का ही था, कितना आएगा 20। E ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, E ऑफ मेटल प्लस E ऑफ O2 नेगेटिव इक्वल टू 20। सो E ऑफ मेटल प्लस 8 इक्वल टू 20, दैट बिकम E ऑफ मेटल इक्वल टू 12। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 25 में से माइनस क्यों किया, 25 में से माइनस इसलिए किया क्योंकि वो लैंग्वेज ये कह रहा है कि एक्सेस ऑफ HCl, एक्सेस ऑफ एसिड विल न्यूट्रलाइज। एक्सेस का मतलब क्या था, जो ज्यादा आपने लिया था वो न्यूट्रलाइज हुआ, है ना, जो ज्यादा आपने, ठीक है। नहीं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिएक्टेड 15 होगा, नहीं 15 क्यों होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl जो NaOH से रिएक्ट हो रहा है, जो NaOH से मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl का जो रिएक्ट हो रहा है ना HCl से, वो कौन सा है, वो एक्सेस में है, जो बच गया है HCl। जो ऑक्साइड, पहले तो हमने ऑक्साइड से रिएक्ट कराया, ऑक्साइड से रिएक्ट करने का जो HCl बच गया उसका हमने रिएक्शन NaOH से करा दिया। तो जो बचा हुआ वाला पार्ट था वो हमको पता चल गया 15 है, लिया हमने कितना था 25, तो 25 में से 15 बचा हुआ है, ये माइनस कर लिया, 10 यूज हुआ था तो 10 को यूज करा लिया यहाँ पे, ऐसा है। एक मिनट रुको, अगर ये पॉलीबेसिक एसिड होता तो केस 1 में प्रेडिक्ट कैसे करते बैलेंसी फैक्टर। हाँ, पॉलीबेसिक एसिड अगर होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, वहां पे भी हमें H2 जैसे H2SO4 होता तो भी हम इसका 2 लेते, बिकॉज किसी ने ऐसे मना नहीं किया कि आप आधा न्यूट्रलाइज करोगे या पूरा न्यूट्रलाइज करोगे।
या तो कोई हमें बताए, वरना हम जो हमारा जो टोटल वैलेंसी फैक्टर होगा हम वही लेंगे, या तो हमें कोई दूसरी इंफॉर्मेशन दी जाए, उस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, चलो यहां तक हो गया ये काम, ये कंप्लीट है सबका। ओके, ठीक है, डन। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। और भी रिलेशनशिप आप बना सकते हो इसके लिए, जैसे कि, है ना, कुछ और मैं बना देता हूं और उसके हिसाब से आप कर लेना। जैसे कि आपसे कोई कहता है नाइट्राइड फॉर्मेशन का, नाइट्राइड फॉर्मेशन है ना, तो नाइट्राइड फॉर्मेशन में क्या होगा, एक मेटल होगा, एक नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, मेटल नाइट्राइड बना लेगा। तो जैसे मेटल है, जैसे Mg है, N2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता था, Mg3N2। इसके भी क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं, 3Mg हो जाएगा, बाकी इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, W ऑफ मेटल, E ऑफ मेटल इक्वल टू क्या होगा, W ऑफ नाइट्रोजन, E ऑफ नाइट्रोजन क्या करोगे, N3 माइनस आयन कर लेना, इक्वल टू क्या करोगे, W ऑफ मेटल नाइट्राइड डिवाइड बाई E ऑफ मेटल, E ऑफ N3 माइनस आयन। इस तरीके से कर लेना। ये आपको पता है कितना होगा, ये आपको पता है 14/3 होगा। इस तरीके से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट में बता दीजिए। Which the following acid have more concentration of H plus ion? अच्छा, किसका पीएच ज्यादा होगा, किसका पीएच ज्यादा होगा, किसका पीएच ज्यादा होगा, किसका पीएच ज्यादा होगा? तो अगर इतना छोटा सा क्वेश्चन भी दे दिया जाए तो मतलब आधे से ज्यादा लोग गलत कर जाएंगे। इतना छोटा सा क्वेश्चन भी दे दिया जाए तो आधे से ज्यादा लोग गलत कर जाएंगे। So 0.1 normal HCl and 0.1 normal H2SO4 दोनों में H+ आयन इक्वल है।
दोनों में H प्लस आयन इक्वल आएगी। इसका वैलेंसी फैक्टर क्या लोगे? 1। सो इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगा? 0.1 मोलर HCl हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, वैलेंसी फैक्टर 1 है तो मोलरिटी यही आएगी। तो यहां से जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा कितना आएगा? वो 0.1 मोलर ही आएगा, बिकॉज एक में एक H प्लस आयन है तो 0.1 मोलर में 0.1 मोलर आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। और पीएच कितना आ जाएगा? पीएच का फॉर्मूला पता होगा आपको, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन 1 pH आ जाएगा। इसका वैलेंसी फैक्टर जो है ना बच्चों 2 है। तो इसकी जो नॉर्मेलिटी होती है वो क्या होती है? मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है। तो ये जो है ना इधर डिवाइड कर लेना, ठीक है? तो मोलरिटी आ जाएगा। मोलरिटी कितना आ जाएगा? 0.1 मोलर डिवाइड बाई 2 H2SO4, ये हो जाएगा। आप समझना, एक H2SO4 2 H प्लस आयन देता है, एक H2SO4 2 H प्लस आयन देता है। तो इसलिए क्या होगा, जब आप इससे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो वो होगी 0.1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। ये जो एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई किया है वो इसलिए किया है क्योंकि एक H2SO4 से 2 H प्लस आयन निकलेंगे, तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो ये कितना देगा? ये 0.1 मोलर ही कंसंट्रेशन आएगी। इसलिए यहां पर भी पीएच कितना आएगा? यहां पर भी pH 1 आएगा। आपको बताया गया होगा कि ये जो फॉर्मूला था नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन pH का, ये जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है बेसिकली क्या होती है? होती नॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन होती है। तो नॉर्मेलिटी तो बराबर है दोनों की, दोनों की जब नॉर्मेलिटी बराबर तो दोनों का pH बराबर आएगा, दोनों को pH बराबर आएगा, ठीक है? इस तरीके से दोनों का pH बराबर आएगा। ओके, तो गड़बड़ नहीं करना, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में बहुत छोटा सा डिफरेंस बनता है। वैलेंसी फैक्टर को बहुत केयरफुली यूज करो क्लासेस में, ठीक है? हर जो क्वेश्चन कराया गया है, छोटे छोटे क्वेश्चन कराए गए हैं, लेकिन मकसद है हर कॉन्सेप्ट को दिमाग में हिट करना, हर कॉन्सेप्ट को आपस में जोड़ना, वो ज्यादा बड़ा मकसद है। क्योंकि एक बार वो चीजें जुड़ जाएंगी तो आप बड़ा क्वेश्चन तो आप अपने आप कर ले जाओगे, है ना? लेकिन अगर चैनल प्रॉपर नहीं है आपके माइंड में, थॉट प्रोसेस प्रॉपर नहीं है, तो फिर वो कभी होगा कभी नहीं होगा, इस तरीके का सिचुएशन चलता रहेगा। तो लास्ट और क्वेश्चन बता दो, इन दोनों में से 0.1 मोलर HCl और 0.1 मोलर H2SO4 में किसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? किसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? अभी भी लोग इक्वल बोल रहे हैं फिर वो कैसे चलेगा? हा? अब किस में ज्यादा आएगा? हाँ, ये 0.1 मोल पर लीटर है, अब तो मोलरिटी है ना, तो 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर ही मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे 1H है, तो ये 0.1 मोलर देगा। और ये कितना देगा? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एक में कितने हैं? 2, तो 1 से 2 मिलेंगे तो 0.1 से कितने मिलेंगे? 0.2 मोलर मिलेंगे। पीएच किसका ज्यादा आएगा? पीएच ज्यादा किसका आएगा? पीएच ज्यादा किसका आएगा? पीएच HCl का ज्यादा आएगा। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बट इसका कितना पीएच आएगा? इसका पीएच कितना आएगा बोलो? HCl का पीएच 1 आएगा। गुड। और इसका पीएच कितना आएगा? इसका कितना आएगा? 2। सही है 0.1 का 1, 0.2 का 2। क्यों? नहीं भाई ऐसा नहीं आएगा, इसका आएगा 1 माइनस log 2 कर लेना, ये 0.7 आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सारा कुछ सिखाया आज की क्लास में। देखो इलेक्ट्रो की बात भी की, आयनिक की बात भी की, रेडॉक्स की बात भी की, इक्विवेलेंट की भी बात की, मॉलिक्यूलर मास की बात की, ऑक्साइड की बात की है। तो काफी कुछ एक मिक्स लेक्चर था, काफी कुछ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग H2O2, ओलियम है, हार्डनेस है, और ये सब चीजें जो नए नए टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो उनको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलो भाई आज क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। आपकी डिस्कशन क्लास में प्लान कर दूंगा आपके लिए, तो वो कर लेना आप। ठीक है, ओके। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में अब आप कर सकते हैं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में आप लोग जो है ना मेरे ख्याल से सीट अटेम्प्ट कर दीजिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सीट अटेम्प्ट करने में। कहीं से भी करो, कोई समस्या नहीं। ABCD E सेक्शन तक कर सकते हो, ABCDE सब कर सकते हो आप लोग। करो, आप स्टार्ट कर दो, हो रहे होंगे, नहीं रुकेंगे, है ना।
ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास हम लोग, अब मेरा भी बी फेज का क्लास है। ठीक है, बाय बाय, मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ क्लास, है ना, ठीक है।